नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का पीएससी फीवर में स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, लूसेंट की इतिहास वाली पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया था लगभग। आज उसके बचे हुए पोर्शन को ख़त्म करेंगे। आज ये प्राचीन भारत के आखिरी वीडियो होंगे। चलिए, अब आप लोगों को कहा गया था कि 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, वो तो आपको बताना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन में आज पहला क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। आंसर है फटाफट से। चलिए, इसके आंसर हैं बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। सेकंड क्वेश्चन, मिलिंद पन्ह की रचना किसकी थी? मतलब मिलिंद पन्ह क्या था? फटाफट से इसके आंसर बताइए, मिलिंद पन्ह क्या था? चलिए, तो इसका आंसर ये है कि मिनांडर जो था वो नागसेन से जो प्रश्न पूछे थे, और जो नागसेन मतलब कि नागार्जुन ने जो आंसर दिए थे, उन्हीं को मिलिंद पन्ह कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। 10 सेकंड से मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें 5 सेकंड ही काफ़ी है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड दे देती हूँ सोचने के लिए। चलिए, इसका आंसर है हिंद यूनानी। मतलब भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। इसका क्या आंसर है? रुद्रदामन प्रथम। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुडुल कटफिसस। कौन थे? कुजुल कटफिसस। अब बताइए, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? दस सेकंड जल्दी से, क्रॉस हो रहा है आप लोगों के 10 सेकंड, जल्दी जल्दी। तो कालिदास गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। 6 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। अब आप लोगों का रहा 7th नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की? प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की?
तो इसके आंसर हैं हर्ष ने। किसने की? हर्ष ने। अब बताइए राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की थी? फटाफट से इसके आंसर दीजिए कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके आंसर हैं दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। अब बताइए अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? ये आपके 9th नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म के। अमोघ वर्ष किसके अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन आपके, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसके आंसर हैं गुप्त नरेश कुमार गुप्त ने। किसने की थी? गुप्त नरेश कुमार गुप्त ने। चलिए अब आप लोगों के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के ये लास्ट वीडियो हैं, इसमें मैं जो भी बचे हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट करा देती हूँ। कल स्टार्ट में करूँगी मध्य भारत का इतिहास। 20 दिन का टारगेट है, मैं इसे 20 दिन में पूरा करा कर ही रहूँगी। 20 दिन में पूरा हिस्ट्री के पोर्शन ख़त्म करना है। कोई भी चीज़ ना टारगेट बनाकर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और पढ़ने में तो नो कंजूसी। ठंड बढ़ गई है आई नो, बट कंबल में रह के पढ़ो, जैसे पढ़ो बट पढ़ाई करो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश जो कि कल्याणी के थे। चालुक्य वंश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश एक कल्याणी के हैं, एक बतापी के हैं और एक बेंगी के हैं। मैं तीनों बताती हूँ आप लोगों को। चलिए, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की। राजधानी मान्यखेत। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय, तैलभ तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर दी। सबसे पहले क्या थी? मान्यखेत, जिसे हटाकर फिर कल्याणी कर दी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ थे। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फिफ्थ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे। विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की। इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन का प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश, ये आप लोगों को मैंने कल्याणी के करा दिए। अब देखिए चालुक्य वंश। जय सिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाता था। जिनेन्द्र का मुगति मंदिर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनाया गया।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की, दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेख रविकृति। अजंता के एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य या सकल तोपनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों के आक्रमण का किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अवनिजाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकम महादेवी थी। कौन थी? लोक महादेवी। इसने पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पुलकेशिन द्वितीय की 2 पत्नियां थी जिन्होंने दोनों अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर दिया। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर दिया। अब देखिए बेंगी के चालुक्य का स्थापना विष्णुवर्धन ने की। इसकी राजधानी बेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय थे जिनका सेनापति पंडरंग था। यह आपके चालुक्य के तीनों हो गए। अब देखते हैं चोल शासक। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे जिनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभबुद्धि सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा परांतक, राजा राज फर्स्ट, राजा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग थे। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेने पड़ी। कहाँ उन्हें शरण लेनी पड़ी? रोहन में। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुवा को उसकी राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजा राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पालनर शासक महिपाल को पराजित कर राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंग नामक विशाल तालाब का निर्माण किया। नोट में गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने
प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता ने राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कराया था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरन कहा जाता था। चोल संपूर्ण साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल जो साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टन में कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुर्रों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा गया। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था है। चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांवों में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाबों के किनारे थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में कितना हुआ करता था? 1/4 या 1/6। इसीलिए तो फिर चोल काल में भूमि उपज का 1/4 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदानी सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कासू क्या थे? तो सोने के सिक्के। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कलिंगतुपर्णी थी। कंबन, अट्टोकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल साहित्य का त्रिरत्न। अब देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या थी? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का शर्मा होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी और ईमानदार होना चाहिए था। यदि कोई पिछली 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने पद या अपने संबंधित के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे।
ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब इधर देखिए, कंबन, अट्टुकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का क्या कहते थे? त्रिरत्न। पंप, पोन, रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये तीनों। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम थी। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालांतर के अनुसार थी उरेऊर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान की समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह भिन्न निम्न थे। क्या थे? चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे। बलांजियार, नंदादेशी, मणिग्रामन। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे और शिव के उपासक क्या कहलाते थे। या फिर पूछ सकते हैं कि अलवार और नयनार संत किसे कहते थे। अब चलिए देखते हैं यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा शिहन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। किसने की? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश के यादव वंश को एक शाखा थी। होयसल वंश किसकी शाखा थी? यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चन्नव केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन 1117 ईस्वी में किया। होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबल्लाल तृतीय थे, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड था। अब कदम्ब वंश। ये सब छोटे छोटे वंश इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको पहले ही बोल दी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, इसलिए भाई मैं तो पढ़ाऊंगी। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। गंग वंश। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम थे। अब काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गणपति था। रुद्राम देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति की राजधानी वारांगल थी। ये पूछ सकते हैं। देखो ये भी पूछ सकते हैं कि काकतीय वंश की स्थापना किसने की और गणपति
ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित किया। इस वंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र थे। अब देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। ये पाल वंश इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ से मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, पाल वंश से, ये मेंस के भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं यहाँ से। पाल वंश आर्ट, पाल आर्ट, ये सब बहुत पूछा जाते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये बिहार में पड़ती है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल और न्यायपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए यहाँ पर आपको 3 विश्वविद्यालय मिला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताई थी गुप्त काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। दूसरा आपका ये आया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। थर्ड नंबर पे आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। ये आप तीनों याद रखिएगा, या कि आपको मैच में दिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। मतलब कि ये मान लीजिए आपकी इंडिया है, तो त्रिपक्षीय युद्ध ऐसे हुए थे। मतलब एक यहाँ थे, एक यहाँ थे, एक यहाँ थे। ये तीनों जो युद्ध होते हैं ना, मतलब साथ में, उसे त्रिपक्षीय युद्ध कहते हैं। ग्यारहवीं सदी के गुजराती कवि शोटठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। ओदंतपुरी, जो कि बिहार में, मतलब बिहार में बिहार शरीफ में है, के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया। जावा के शैल द्रवंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए। गौर रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की। इसकी राजधानी क्या थी? नदिया। कहाँ थी ये? लखनौती में। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? विजय सेन, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। ये आपको मिलान में आ सकता है कौन कौन किसके अनुयायी थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन तथा बल्लाल सेन ने की। अद्भुत सागर की लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। मतलब कोई आधा लिख के छोड़ दिए होंगे, उसको लक्ष्मण सेन ने पूरा बनाया, मतलब पूरा किया। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोबी एवं ब्राह्मण सर्वोच्च के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युत्नेश्वर मंदिर, ये किसकी मंदिर थी? शिव जी की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासक करने वाले शासन वंश कालक्रम में इस प्रकार थे: कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश।
627 में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश मतलब हिंदू वंश की स्थापना की। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड थे। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कराया गया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की। अवंती वर्मन के अभियान सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा ने एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं में ज्ञात थे। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण कौन था? हर्ष का आश्रित कवि। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब देखिए कामरूप का बर्मन वंश क्या है? कामरूप का बर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब देखिए राजपूत वंशों की उदय। क्या? राजपूत वंशों की उदय। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। यह विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के समान के आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। चंद्रशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यश पाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। अब देखिए गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का स्थापना चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी में थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकाश पंडित था जिसने कृत्य कल्प गुरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। अब देखते हैं बहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयपाल द्वितीय के समय में अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना ली। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वासलदेव ने की जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय थी।
पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश का अंतिम राजा था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसने गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्प तरु में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख किए। नवसाहसक चरित्र के रचयिता, ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा, के चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। भोज ने अपनी राजधानी में किस देवी के मंदिर का निर्माण कराया? तो सरस्वती मंदिर का। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी एवं विद्वान के प्रमुख केंद्र थे। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अनंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक थे। ये पूछ लेते हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोवा में थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर अब नोट कर लीजिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इसकी महोबा के समीप कृति सागर नामक
जलाशय का निर्माण किया गया। अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक परिमरिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमनिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। नाउ सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इसकी रचना अहिलवाड़ थी। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, ये किसने बनवाया? सामंत बिमल ने। किस पर? आबू पर्वत पर। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में आया हुआ था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धार्थ ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढ़ेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट मंदिर, मोढ़ेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बघेल वंश में। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हम वही छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं कभी कभी। चलिए, बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचूरी चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचूरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। कलचूरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचूरी दरबार में ही रहते थे। अब सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। कौन अपने को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1518 ईस्वी में। चलिए, अब स्टार्ट है आपका मध्यकालीन भारत, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आज यहीं ख़त्म हो गए आप लोगों के जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। एक दिन मैं उस सभी का MCQ लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।